हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड उसी वंडरफुल चैनल की तरह एक बेहतरीन, एक बहुत मेधावी टॉपर स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड इनका रैंक है AIR 1 AIR 11 इन्होंने JRF कैटेगरी से CSR एग्जामिनेशन में सिक्योर किया है। एंड पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, पर इनको जो चाहिए था वो नहीं हुआ। एंड लास्टली थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इतने टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई किया है CSR एग्जामिनेशन। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलेंगी आज कि कैसे खुद को संभाल के रखना है इन सारे फेलियर्स के बाद, इन सारे फेलियर्स में। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम इनसे पूछने वाले हैं एंड बहुत सारा जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो इनसे चुरा लेंगे। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिलेगी इनके उस एक्सपीरियंस से। तो इन सारी चीज़ें, इन सारी बातों को जानने से पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, myself Pongit from Hisar, Haryana. And did my graduation and masters from Guru Jambheshwar University, Science and Technology, Hisar. And I started preparing for the exam in last year. I gave 2 attempts, but I did not qualify for the exam. This in last year in December 2024, I gave the exam with full preparation after completing my masters. And that I secured earning rank 11. ग्रेट, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। यस यस यस, बोलिए। Thank you, sir. Thank you, sir. It would be a little better if I get a single digit rank. यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। जो आपको अभी फिलहाल आपके पास है वो बाकी लोगों के पास नहीं है, बट आपको और उससे बेहतर चाहिए, राइट। यही एक ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। जो आपके पास हो, जब तक वो नहीं मिलता ना, जब तक आपने कहा आपके सेकंड अटेम्प्ट में LS हुआ है, राइट। जब आपके पास वो LS था, LS नहीं था तो आप कह जाते थे यार LS तो हो जाता, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता। जब LS हो गया तो आपने डबल डिजिट रैंक लिया, JRF लिया है, अब 11 में आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सिंगल डिजिट आ जाता तो और अच्छा होता। यस, ये भूख होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये भूख होनी है। बट सबसे पहले थोड़ी बेसिक से बात कर लेते हैं। तो ये आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से हुआ है? मेरा प्रेफर्ड बायो नैनो टेक्नोलॉजी। बायो नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, ये कुछ नई न्यू फील्ड है जो बहुत कम लोग करते हैं। एंड क्या फ़ायदा है जो स्टूडेंट्स बायो नैनो टेक्नोलॉजी से आता है उसको CSR के सिलेबस के साथ क्या मैचअप होने को मिलता है, या फिर सब न्यू है? सिलेबस नहीं सर, सिलेबस जो है ना मेजॉरिटी ऑफ साइंस का वो सेम ही है। मतलब हम अगर सेमेस्टर वाइज भी प्रिपरेशन करें ना सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो ये मान लो अगर उसको भी हमने लिटिल बिट थोड़ी सी डिटेल में कर लिया तो ये मान लो कि आप 60 से 70% प्रिपरेशन अपने हो जाएगी है JRF की मास्टर्स कंप्लीट होते होते। और इसमें थोड़े ये है कि इसका बेनिफिट ये बायोटेक का कि इसमें हम स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल हम हर फील्ड में जा सकते हैं। बायोटेक से हम फार्मा फील्ड में जा सकते हैं, हम पेस्टिसाइड कंपनीज में जा सकते हैं, हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। PhD मतलब हम क्या कहते हैं, PhD करने के लिए हमारे पास वास्ट वो हो जाती है ऑप्शन। Yes, yes. कोई भी फील्ड अपनी पसंदीदा फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके दरवाजे खुल जाते हैं ना, फार्मा में जाओ, इंडस्ट्रीज में जाओ, फूड में जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, राइट। बहुत सारे ऐसे। अच्छा, तो किसने बताया आपको कि इसमें करो, नैनो बायो टेक्नोलॉजी से करो? नहीं सर, बताया तो किसी ने नहीं था। हम पहले नीट के लिए तैयारी की, नीट में नहीं अटेम्प्ट हो पाए, नीट में मार्क्स कम ही थे, मतलब 542 मार्क्स आए, जनरल कैटेगरी थी तो नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद ड्रॉप लेने का मन नहीं हुआ, ये लगा कि क्यों एज के देखते वजह से 20 हो गए थे 12th जब हुई, तो मेरे को लगा भी ठीक नहीं है, वो फिट नहीं है ड्रॉप करना। फिर लगा कि क्या किया जाए, तो फिर जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि बायो मेडिकल से है तो बायोटेक ले लो, ये अच्छी रहेगी, मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन आगे जाके हो जाएंगे। इस टाइम पे अपने अभी करना है ऑप्शन, लेकिन आने वाले टाइम पे काफी अच्छी वैल्यू होगी सर बायोटेक। ग्रेट, बहुत हमने इस पे फोकस किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने फील्ड भी चुना है एंड फील्ड के साथ साथ ही एग्जाम जो चुने हैं आपने CSR, ये भी बहुत अच्छे चुने और उसको बहुत अच्छे रैंक से आपने क्वालिफाई किया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट थिंग्स ब्रिंग्स यू टुवर्ड द CSR एग्जामिनेशन? सर मैंने ना फर्स्ट टाइम जब इंटर्नशिप की थी गुड़गांव फोर्टिस से, तो वहाँ पे मैंने जब हिस्टोपैथोलॉजी लैब से ना, हिस्टोपैथ में होते हैं तो अपने राइट 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 राइट। रिसर्च वगैरह
मैंने जब इंटर्नशिप की तो मेरे को पता लगा कि काफी कुछ हो सकता है इसमें कैंसर फील्ड में, रिसर्च में। उसके बाद फिर मैंने मेरी डेजिटेशन की थी इंदौर से, बलवानचेर यूनिवर्सिटी इंदौर से, नेहा मैम के अंडर में और डॉक्टर लेली मैम के अंडर में। तो वहाँ पे मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज के साथ। तो फिर मेरे को ये लगा कि अभी अगर इसी फील्ड में आगे जाना है, परस्यू करना है कुछ रिसर्च वगैरह, तो मास्टर्स बेस पे तो रिसर्च के लिए अभी ऑप्शंस कम ही है, तो एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा। तो Right. इसलिए फिर मैंने इसलिए अच्छी एग्जाम की तैयारी की कि अच्छी रैंक आई, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन और अच्छे गाइड के अंदर में मेरी कैंसर से रिलेटेड टॉपिक थे, पीएचडी कंप्लीट हो उसके। ग्रेट, मतलब आपको कैंसर में कुछ करना है। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। एंड कब पता चला इस एग्जामिनेशन के बारे में? मास्टर्स से ही पता था या फिर जब आपको लगा कि मुझे रिसर्च करनी है तब पता चला? नहीं, पता तो सर मास्टर्स में चल गया था, मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद पता चल गया था। बैचलर्स में तो गैट बी के बारे में पता था, गैट बी एग्जाम होता है मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद, फिर गैट बी एग्जाम दिया तो उसके बाद फिर मास्टर्स में एडमिशन हो गई, तब पता लगा कि मास्टर्स का कोई पीएचडी के लिए एक एग्जाम होता है, राइट। एंड आपने मास्टर्स के साथ साथ ही इसकी तैयारी चालू कर दी, सही बात है? हाँ जी सर। तो क्या क्या सीखा है आपने? हाँ, तो क्या सीखा है आपने? ये जो आपको 3 अटेम्प्ट्स लगे हैं, पहले अटेम्प्ट में क्या सीखा, सेकंड अटेम्प्ट में क्या सीखा, और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में इतना बेस्ट आपका स्कोर बन के आया है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यही था कि एक बार जैसे होता है ना कि एक बार एग्जाम दे के देखना है ताकि हमें पैटर्न वगैरह का पता चल जाए, हमें ये मैच्योरिटी पता चल जाए क्वेश्चन सीपीसी यूनिट से कितने किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि क्या होता है। भगवान भरोसे एग्जाम देने गए थे। हाँ, एग्जाम का क्या लेवल और हमारा क्या लेवल है कि हमें ये कॉन्फिडेंस ना हमको हो जाएगा कर लेंगे, तो बस इसलिए थोड़ा सा सिर्फ 4 से 5 यूनिट करके एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी। उसमें परसेंटाइल तो ठीक ठाक थी लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर सेकंड में थोड़ा सोचा कि इसके बाद थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, डेजिटेशन साथ में चल रही है, डेजिट 3 में लैब में, रात में अपने रात से शाम को लाइव लेक्चर और फिर साथ में अपने स्टडी, क्योंकि इसमें ना अलग से कोई मतलब प्री शेड्यूल हो गया था। डेजिटेशन में अलग से कोई वो नहीं होती टेंशन की, कोई लेक्चर्स की, कोई माइनर की, कोई मेजर की, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। फिर मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें फिर नहीं हो पाया, जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, ओनली नेट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अभी डेजिटेशन कंप्लीट होने के बाद ये हुआ कि हाँ भी अब हमारे पास 3 से 4 महीने बिल्कुल फ्री हैं, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेट ही करना है, तो इसलिए फिर मैंने पूरा टाइम से नेट को दे दिया, इसके अलावा सिर्फ कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो कैसा फील हुआ जब आपने वो पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में आपने बहुत प्रिपरेशन किया फिर भी नहीं हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, तो कैसे क्या चैलेंजेस आए? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो देखो सर ज्यादा कुछ ऐसा बुरा लगा नहीं, क्योंकि हाफ माइंड प्रिपरेशन से दिया था कि चलो एक बार एक्सपीरियंस करना है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जब ऐसा लगा ना कि भाई जितनी मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने शेड्यूल बनाया कि भाई इतने लेक्चर्स करने, इतने यूनिट्स कंप्लीट करनी है। बीच में बदल हुआ थोड़ा सा क्योंकि ना वो साथ में डेजिटेशन का काम भी चलता रहता था, कुछ और भी काम हो जाता था, ऐसे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। कंसिस्टेंसी तो नहीं थी, देखो कंसिस्टेंसी नहीं बोलूंगा उस टाइम पे नहीं थी, इसके बाद थी थर्ड टाइम। तो तब ये था कि फिर भी मैं जितना बेस्ट दे सकता था उतना दिया मैंने किया, लेकिन नहीं हुआ। तब मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि अभी भी नहीं हुआ, अभी भी मतलब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मन में आया कि छोड़ देते हैं, फिर सोचा एक बार एक अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। फिर मैंने प्रॉपर 3 महीने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन की और फिर तब जाके काफी अच्छा रिजल्ट। बहुत काफ़ी अच्छा, नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड जो दिसंबर की एग्ज़ाम डिले हुई उसका फ़ायदा हुआ आपको? यस सर, मुझे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि अगर जल्दी हो जाती है तो मेरे पास मान लो मैक्सिमम 2 महीने होती है, मान लो डिले की वजह से मुझे मतलब 1.5 मंथ काफी एक्स्ट्रा मिल गया, राइट? मान लो हाँ जी, उसमें मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसमें मेरे पीवाईक्यू काफी अच्छे से हो गए, मॉक टेस्ट काफी अच्छे से हो गए, टेस्ट सीरीज और जो फुल सिलेबस रिवीजन होती है वो काफी अच्छे से होगी। वरना ये मान लो सिलेबस हो गया था मेरा लेकिन रिवीजन नहीं थी सर। वो सिर्फ 2 टाइम जो होता है ना कि सिलेबस कर लिया हमने, एक बार देख लिया पढ़ लिया, लेकिन पूरी रिवीजन थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। पीवाईक्यू मेरे पेंडिंग थे और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मेरे पेंडिंग थे, तो फिर मेरे को ये लगा कि अभी तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल गया मेरे को टाइम का। तो वो सारी चीज़ें आपने उस वो टाइम पीरियड में कर ली, मतलब पीवाईक्यूज, रिवीजन, सारी चीज़ें। हाँ जी सर, हाँ
बहुत बहुत बेहतरीन। एंड जब गए एग्जामिनेशन हॉल में, कैसा क्या माइंडसेट था? 2 अटेम्प्ट हो गए, अब ये तीसरा अटेम्प्ट है, वो भी नहीं नहीं बोल के तीसरा अटेम्प्ट दिया है, तो ये सब बातें चल रही थी मन में? यस सर, अब की बार ये था कि लास्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम तो नहीं था कि एलिजिबल तो हूँ, लेकिन मेरे लिए ये था कि अभी लास्ट टाइम। आपके खुद के एक चैलेंज के लिए लास्ट अटेम्प्ट था ये? हाँ जी सर, मेरे लिए ये था कि क्योंकि मैं जितना बेस्ट कर सकता था अपनी तरफ से प्रिपेयर, जितना मैं बेस्ट दे सकता था, जितना टाइम, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क में जो कर सकता था नेट जेआरएफ के लिए, मैंने कर चुका था। उससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मैंने ये सोच लिया था। अगर अब होगा तो ठीक है, वरना नहीं होगा तो फिर कुछ और देखेंगे, वरना इसके आगे मुझसे नहीं हो पाएगा इस फील्ड में। हम्म। तो इसलिए मैंने फिर जब गया एग्जाम देने, नर्वस था, काफी नर्वस था। स्टार्टिंग के 5 मिनट मैंने कुछ नहीं किया एग्जाम में, क्वेश्चंस देखे सिर्फ। मैंने ये नहीं था कि डायरेक्ट कोई भी सेक्शन ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। मैंने तो काफी बार मैंने सोचा था कि भाई मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन से देखूँ कि मेरे को लेवल क्या है एग्जाम का, मेरे को कितना कॉन्फिडेंस अगर स्टार्टिंग में हो गया कि हाँ मेरे लेवल का एग्जाम है, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पता लग जाएगा ना देख के क्वेश्चन आएंगे मेरे को, राइट। आते हैं। मैंने एग्जैक्टली। 15 मिनट क्वेश्चंस देखे, मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ मेरे के बाद तुम कर लेगा, कुछ तो कर लेगा। लेकिन तभी लगा आपको कि रैंक की उम्मीद रैंक की उम्मीद नहीं थी सर, मेरे को तब नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। देखो ऐसे नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही थी, स्टार्टिंग से मेरे को ये था कि मैं ये अचीव करूँ। नहीं, मेरे को ये था कि जेआरएफ हो जेआरएफ हो जाएगा। जाएगा, इतना पता था पेपर देख। हाँ, जेआरएफ हो जाएगा कि मार्क्स आ जाएंगे 120 125 के पास, 120 के आसपास आ जाएंगे, जेआरएफ हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी बस। लेकिन काफी जब एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने सभी क्वेश्चन किए तो उसमें मेरे 100 मतलब 12 या 114 मार्क्स का मेरे पास हो गया था क्वेश्चन। जो आंसर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल श्योर थी कि मेरे को ये आते हैं, मैंने वो किए थे। उसके बाद आराम से मेरे पास काफी टाइम बच गया था, 30 से 40 मिनट। उसके बाद जो मैंने बिल्कुल जो मार्क करके छोड़ रखे थे क्वेश्चन, उन पर थोड़ा सा फोकस किया। फिर मैंने उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद वो नंबर 112 मतलब 114 से वो 140 पे कब चलेंगे मुझे भी नहीं पता। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं पार्ट ए के बारे में पूछूं तो पार्ट ए का कैसा था आपका? सर पार्ट ए का क्या है ना कि मेरी रीजनिंग काफी स्टार्टिंग से काफी अच्छी है। देखो तो मेरे 3 अटेम्प्ट है, तीनों अटेम्प्ट में ना मेरे 99.98 अरे परसेंट वाह, आए सेक्शन। ग्रेट। मतलब आप 15 के 15 सॉल्व करते थे? हाँ जी सर, वो मेरे हर बार मैक्सिमम ही जाते हैं, वो मेरा पहली फैक्टर मान लो। इस चीज में मैं ये सोच के चलता हूँ कि कोई भी हो इसमें भी ये कंपेयर नहीं करता कि मेरी ऑल इंडिया रैंक इसमें रीजनिंग वाले सेक्शन में क्या है, मैं सोच के चलता हूँ, उससे ऊपर कोई है नहीं। बाकी मुझे बायोटेक का कुछ भी नॉलेज कम हो, कंपेयर नहीं करूँगा। देखो सर बहुत है मुझसे आगे ऑलरेडी 10 रैंकर्स बैठे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा बेस्ट हूँ, लेकिन रीजनिंग वाले सेक्शन में मेरे को हमेशा से ये लगा कि हाँ काफी अच्छा है मेरे लिए। स्पेशली ये कि हाँ मेरे लिए बहुत चीजें कि इसमें है, जैसे किनेटिक एग्जाम रीजनिंग है, तो मेरे मार्क्स गेन करने के लिए सबसे चीज अच्छी है ये। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। एंड ऐसे कुछ यूनिट्स थे बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको जब आप प्रिपेयर करते थे? स्टार्टिंग में सर हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा तो देखो बायोकेमिस्ट्री ऐसे लग पढ़ा नहीं था तब, ऐसे नहीं था कि बिल्कुल पढ़ के देख लिया चैलेंजिंग, तब लग रहा पढ़ने के बाद। वो जो सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने जो टीचर्स थे उन्होंने थोड़ा सा मन में खौफ बना दिया कि भाई जो बायोकेमिस्ट्री है, जो इम्यूनोलॉजी है, वो ऐसा कुछ है कि भाई वो तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, बहुत हार्ड होती है। तो मन में ये हो गया था कि ये तो ऐसी चीजें होगी ही नहीं। फिर मैंने लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मन में होता है कि अगर मेरा कोई पर्सनल डाउट है तो किसी और स्टूडेंट ने पूछ लिया, फिर ये होता था कि चलो यार इसने पूछ लिया। उस टाइम पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ क्वेश्चन। इंट्रोवर्ट टाइप के थे मतलब? कुछ लगता है कि कोई गुस्सा कर दे, कोई बोल दे, ऐसा लगता था आपको? हाँ, थोड़ा सा ऐसे होता था कि जो मतलब अगर कोई टॉपिक चल रहा है, मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो सर ने रिटर्न में मेरे से अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया इस टॉपिक से रिलेटेड, मेरे को नहीं आया तो थोड़ी सी मतलब वो होता है कि अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। राइट। बाकी बच्चे लाइव लेक्चर्स देखते थे, साथ में अटेंड करते थे, तो उनको ये होता था कि कोई और ही पूछ ले, कोई दूसरा पूछ लेगा, मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाता, किसने पूछ लिया मेरे को आंसर मिल गया। तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड क्या करना चाहते हो आगे? मतलब कुछ सोचे हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सी लैबोरेटरीज है? मैंने सर देखो एक तो जहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वहाँ पे मेरा काफी अच्छा हुआ है। जो वहाँ पे डायरेक्टर मैम है वो डीआरडीओ से असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड है,
बलवानचर यूनिवर्सिटी में। तो उनके अंडर में मैंने डेजिटेशन की थी, नया नेशनल में वो भी काफी अच्छे हैं। न्यूरो साइंस से न्यूरोलॉजी से जैसे उन्होंने वो कर रखी थी उनकी, तो काफी मेरे को ये मान लो कि बहुत अच्छे से गाइडेंस दी थी उन्होंने। तो अगर उनके अंडर में मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर वहाँ पे जाऊंगा। वरना मेरे जो हरियाणा में बेस्ट सेंटर है, चंडीगढ़ पीजीआई हो गया, या फिर अपने दिल्ली में चले जाए ICMR है जो मेरे सेंटर राइट रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, NICPR हो गया दिल्ली में। इसके अलावा जो है ना अपने मेरे आसपास ही देखो, ज्यादा दूर नहीं जाने की तो और आसपास हो। राइट, बहुत बढ़िया। मतलब और कैंसर में ही आपको वर्क करना है। हाँ जी सर, फोकस ये रहेगा कि ऑन्कोलॉजी के ऊपर काम ग्रेट ग्रेट, बहुत लंबे टाइम से इंटरेस्ट बना हुआ है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया। राइट। एंड सबसे पहले आपने सी सेक्शन सॉल्व किया है? सबसे पहले सर मैंने सी सेक्शन सॉल्व किया, उसके बाद फिर रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व किया, उसके बाद सेक्शन बी सॉल्व किया। क्योंकि सेक्शन बी मैं ये मानता हूँ कि इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बंदे के माइंड को मैनिपुलेट होगा, कुछ होगा, उसको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर पढ़ रखा आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। हाँ हाँ, अगर आता है तो वो एक बार रीड करने से मैक्सिमम 2 बार रीड करने से आ जाएगा। अगर नहीं आता तो उसको चाहे आप 5 बार रीड करो, मतलब कि वो नहीं हो पाएगा। फिर वो अपन तुक्के पे चले जाते हैं। राइट राइट। सेक्शन सी में थोड़ा अप्लाइड पार्ट होता है एंड बी में डायरेक्ट क्वेश्चन। और बहुत लोगों ने इस बार बोला है कि सर बी पार्ट में भी थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, अप्लाइड क्वेश्चन आ गए। ऐसा आपके साथ हुआ है? देखो सेक्शन बी को ना हम अगर ये सोच के चलेंगे ना कि सर हमें ज्यादा टाइम देना है और इसमें बिल्कुल ही अगर एक क्वेश्चन या फिर मान लो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन लेके चलो कि आप 3 से 4 क्वेश्चन आ ही गए हैं, तो आप ये सोच के चलो अगर 3 से 4 क्वेश्चन के बदले में मतलब जितना टाइम आपने उन पे इन्वेस्ट किया 3 से 4 क्वेश्चन को, उसके बाद भी आपने अगर वो गलत कर दिया, उतने टाइम में अगर आपके सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन भी अगर आप रेडी करके अच्छे से सोल्व कर रहे हो तो कोई आपका नॉर्मल आप न्यूट्रल लोगे। Right. अगर आपने गलती से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक कर दिया सेक्शन सी का तो 4 मार्क्स का मतलब आपके ये मान लो कि डायरेक्ट अगर तो 50 में मतलब 50 से 10 से 1 पता है। राइट राइट, एग्जैक्टली। बहुत अच्छी तरीके से आपने जाना है, कैलकुलेट किया है एग्जाम को। एंड कुछ आप बता सकते हो कि पार्ट सी में कितने सही रहे आपके एंड बी में कितने सही रहे? सर अभी एग्जैक्ट मैंने वो चेक नहीं किया, मैंने चेक किया था अभी लेकिन मेरे पास फोन है क्योंकि मैं भी नोटबुक वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ। मार्कशीट कुछ भी क्योंकि भी मुकाम में ट्राई बना था जैसे आपको बताया कि बस अभी just बट आपने 25 अटेम्प्ट किए थे? हाँ जी सर, लेकिन 100+ थे मेरे सेक्शन सी में मार्क्स। ओके मींस 23-24 तक आप पहुंच गए थे। हाँ जी सर, मैंने 100+ नहीं थे, मतलब मैंने 23 के आसपास अटेम्प्ट किए थे और सॉरी 18 ठीक थे मेरे मार्क्स। 24 अटेम्प्ट किए थे, 18 ठीक थे मेरे। 18 ठीक थे आपके? ठीक है, हाँ जी हाँ। सर, 18 से 19 ठीक थे मेरे। इसके बाद मेरे सेक्शन बी में काफी अच्छा वो था, बिल्कुल मैं अटेम्प्ट 35 करके आया था। मैं सोच के 35 अटेम्प्ट करके आए थे बी में? 35 करके आया था और इसमें से भी मतलब मान लो 27 से 28। ग्रेट। मतलब हम ये सीधा कहे कि सबसे ज्यादा वेटेज आपका पार्ट बी का है। हाँ जी सर, पार्ट बी का है। मैंने क्या आपकी बार लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को ये हुआ कि जब मेरे को एग्जाम दिया मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे सॉल्व किया आंसर तो मेरे 110+ मार्क्स बन रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अगर 110+ अभी बन रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट कर मैं क्या ही जाएगा करके देख लेते इतना लग गया तो काफी अच्छा हो जाएगा काम। अगर नहीं लगा तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1-2 मार्क्स फिर भी क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। थोड़ी लालच आ गई थी मन में। हाँ जी सर, देखो Yes, जो कब- मेहनत के मार्क्स थे वो 120 तक के थे। उसके बाद बोल सकते हैं कि 125 से ऊपर के जो मतलब 12 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं उसको ये रिस्क के है मार्क है, ये रिस्क फैक्टर है। थोड़ा यस, रिस्क के है ये। लग बहुत बढ़िया। एंड जहाँ पे भी जाओ इतने बेहतरीन तरीके से रिसर्च करो एंड बहुत अच्छे करो। एंड IFS इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत स्ट्रैटेजी के साथ एक आपने एग्ज़ाम को जाना है, एग्ज़ाम के बैकबोन को जाना है कि टाइम इंपॉर्टेंट है, सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड पार्ट को कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत बेहतरीन ढंग से की है एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।